सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा है और उसे अंजाम दिया गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कहना कि मैं राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं, क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी खींच बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा दिन भर का दौर चला है मीटिंगों का, ये पहले से स्क्रिप्टेड था कि कैसे एक फेस सेविंग दिया जाए प्राइम मिनिस्टर को और सरकार को, और इसीलिए राहुल गांधी ने मुलाकात की और कहा गया कि राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण दिया कि उनको आहत करने की बात नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि पूरा स्क्रिप्टेड था और कांग्रेस एक फेस सेविंग एग्जिट सरकार को देना चाहती थी, लेकिन ये पहले से तय था कि ऑर्डिनेंस विड्रॉ होगा, लेकिन जो बिल विड्रॉ करने का फैसला है वो शायद बीजेपी को बैकफुट करने के लिए और बीजेपी से हाई मोरल ग्राउंड लेने के लिए अजय जी आया है पूरी तरह से। जी बिल्कुल से धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नदीम जी, अब जाहिर से बात है आपके लिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बार बार यह कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो काम करने के लिए तैयार हैं, और राहुल गांधी की एक शब्द बाण के साथ ही सरकार अपने फैसले को बदल देती है, तो फिर हर्ज क्या है? राहुल जी से पूछकर सारे फैसले क्यों नहीं करती सरकार? अजय भाई, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और दूसरी बात यह कि ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर से यूपीए की सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का स्वागत करते हैं। जो आपने बात राहुल जी को लेकर सवाल उठाया, राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये कह रहा था कि ये ऑर्डिनेंस और जो बिल भी है वो शायद ठीक नहीं है और उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। और अगर पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इलेक्शन प्रोसेस को, जो आपके डेमोक्रेटिक चुने हुए लोग जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इस बिल को वापस लेना चाहिए और इस ऑर्डिनेंस को भी वापस लेना चाहिए। राहुल जी ने इस तरह के सारे विचारों को आवाज देने का और ताकत देने का काम किया था, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। वो उसको कैबिनेट में ले गए, कैबिनेट में चर्चा की और एक आम राय बनी जी, मैं माफ कीजिएगा, बीच में रोकूंगा आपको, वापस लिया जाए। क्या आप नदीम जी, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल राहुल जी ही वो आवाज हैं जो कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहती है, और बाकी तमाम लोग जो कैबिनेट में आज मौजूद हैं, खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, विवेकहीन है? अगर यही सच है तो फिर उन्हें सरकार चलाने का अधिकार क्यों है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और राहुल जी सोनिया गांधी जी के बाद नंबर 2 हैं पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के अंदर के विचार और देश के विचार को जो सरकार है उस सरकार तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है। और मैंने पिछले शो में भी आपके कहा था कि राहुल जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी सचमुच इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ये उसी दिशा में काम है। रहा सवाल इसका कि अलग अलग विचार, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और लोकतांत्रिक प्रोसेस में विचार अलग हो सकते हैं। सरकार ने अध्यादेश लाने का, और एक बात और कहूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल नहीं थी। जो क्रक्स था वो ये था कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो देश के दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, सबने ये राय दी थी कि हाँ, इस तरह से सुधार करने की आवश्यकता है। लोकसभा के अंदर सबके रिकॉर्डेड भाषण है, और रविशंकर प्रसाद जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में खुद कहा, बाहर निकल के उन्होंने प्रेस से कहा। इसलिए ये इल्जाम लगा देना कि जो, चलिए, तो आप जो बातें कह रहे हैं, पिंकी जी से उसका सीधा जवाब ले लेते हैं। पिंकी जी से सीधा जवाब ले। पिंकी जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि जो अभी नदीम साहब कह रहे थे उसका जवाब तो आप दें ही, और दूसरी बात कि जब लोकसभा में जो बिल लंबित है उसे वापस लेने का मन अब सरकार बना रही है, और उसकी मंशा यह है कि आप बैकफुट पर आ जाएं, तो क्या आप लोग बैकफुट पर आ गई अब? बिल्कुल नहीं। बैकफुट वाली बात तो बीजेपी को तब आई जब बीजेपी ने कुछ भी ऐसा काम किया हो जिससे उसको कहीं भी देखने की जरूरत पड़े। आज की तारीख गवाह है इस बात की कि बीजेपी ने एक स्टिफ रेजिस्टेंस देते हुए, स्टिफ ऑब्जेक्शन करते हुए प्रेसिडेंट को ऑब्जेक्शन दिया कि ऑर्डिनेंस जो है उसको असेंट नहीं दे। उसके कारणवश प्रेसिडेंट ने 3 मिनिस्टर्स को बुलाकर पूछताछ की कि कोई कारण प्रेसिंग नहीं थी जिससे ऑर्डिनेंस पास हुए, और अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस पास होने का कारण ये होता है कि आपके लिए कोई ऐसी जरूरत है, और जरूरत सबके सामने जाहिर है। लालू प्रसाद जी का जो जजमेंट आनी थी, और आज की तारीख में तो अब वो जजमेंट आ भी गई है, उसमें उनको गिल्टी भी होल्ड कर दिया गया। जजमेंट से पहले कांग्रेस का ये प्रयत्न था, एनडीए का, ये ऑर्डिनेंस आ जाए और उसके आधार पर जो सारे कन्विक्टेड लोग होंगे, जैसे लालू जी हैं, मसूद जी हैं,
वो सेव हो जाएंगे और उनके साथ एलाइज बनकर उनके साथ साथ आगे चलेंगे। ये पूरा मकसद कांग्रेस का गेम प्लान था, गेम प्लान चेंजर। पिंकी जी, आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस अध्यादेश के वापस होने के साथ ही बिल्कुल नहीं, चौटाला जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपके माया कोडनानी जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बंगारू लक्ष्मण जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप पाक साफ हैं। एक माफ कीजिएगा, एक तो बीजेपी इस बात पे बिल्कुल अपनी बात पे कायम है कि कुछ भी हो जाए, हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो क्लीन हो। कोई भी अगर सैक्रिफाइस होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम क्लीन हो। इसीलिए बीजेपी ने पूरा अपना जोर लगाते हुए प्रेसिडेंट को ये दरखास्त दी थी और उसका ही कारण है कि ये सारा ड्रामा हुआ। अब दूसरे आप कहते ना, पर्दा होता है, पर्दा बंद हो गया, अब दूसरा पर्दा खोलिए। उसमें जो पूरी नौटंकी एक सजाई गई, उसमें एक्टर्स के रोल एस्क्राइब कर दिए गए और राहुल गांधी जी को एक एंग्री यंग मैन करके या प्रिंस चार्मिंग करके दोनों तरफ से आप देख लीजिए, और जो दूसरा विलन है उसके रूप में प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिया गया कि उन्होंने सब कुछ किया है, जो ऑर्डिनेंस है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने पास की है, उनकी सबकी गलती है। और जैसे राहुल गांधी उनसे अलग हटके हैं और राहुल गांधी का कोई भी रोल इस सारी स्टोरी में नहीं आया। और तीसरा ये कि आज की तारीख में जहां मोदी जी की हर जगह पूजा, प्रशंसा, लोकप्रियता सब कुछ दिख रही थी, राहुल गांधी जी का नाम कहीं भी। पिंकी जी, आप लोग, अच्छा माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जरा इस सवाल का सीधा सा जवाब दीजिएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतनी ही चिंता है कि दागी पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति सांसद या विधायक न बने, तो नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर किसी भी मंच से आज तक ऐसा क्यों नहीं कहा कि जो बिल लोकसभा में लंबित है उसे बीजेपी उसकी खिलाफत करती है, उस बिल को वापस लेना चाहिए? आप अगर सीधे ये बात कहते तो बात में दम होती, लेकिन सिर्फ अध्यादेश को लेकर कहना और ये कहना कि बिल पर हम स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आप भी चाहती थी कि चर्चा हो, कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती थी कि इसका कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले कि हम अपने दागी सांसदों और विधायकों को बचा सकें। बिल्कुल नहीं। जो आज की तारीख में बिल की बात है, वो बिल अभी कहीं भी असलियत के रूप में कहीं भी सामने न आया है, न आ सकता है। और तभी ये सारी बातचीत जो आगे हो रही है, जब बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद क्या उसका हश्र होता है, कौन से सेशन में जाकर कहां पर वो पेश होता है, वो स्टोरी आप ये भी लेके चलिए कि ऑर्डिनेंस आती भी नहीं, अगर बिल की कोई भी संभावना होती है आगे आने के लिए, तो ये बिल वाला चैप्टर क्लोज चैप्टर है, इसको भी आप भूल जाइए। और वैसे भी आपको पता ही है, आज की तारीख में ये भी कह दिया गया है, यूपीए सरकार का तो स्टेटमेंट्स आ ही गए हैं कि जहां ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने विड्रॉ कर ली है, वो बिल के लिए भी यही बातचीत चल रही है। वही मैंने कहा, जो पर्दे वाली बात है, पर्दा खोल के देखे तो सारे के सबके रोल सेट हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की जो शब्दावली भी थी, वो जानबूझ के की गई थी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए और एक तरफ से एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी सुप्रीमेसी। नदीम जी, ये पूरा स्टेज मैनेज था। छोटी प्रतिक्रिया, क्योंकि एक अगली रिपोर्ट हमें दिखानी। नहीं, बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैं इनकी जानकारी के लिए ये निवेदन कर दूं कि उत्तर प्रदेश में 98 में जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सरकार बनी थी, तो 19 अपराधी उसमें मंत्री बनाए गए थे और 32 मर्डर केस जिसके ऊपर थे उसको साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया गया था। नदीम जी, आप आज की बात करिए, जो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं जो आप पिंकी जी पूरी बात सुनिए, मैंने बहुत क्या पोजीशन रही है। पिंकी जी, भारतीय जनता पार्टी में डिस्टर्ब किया जाता है जब आप मूल बात करते हैं। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका कृपया जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। राजनाथ सिंह जी के साथ 19 अपराधी थे। पिंकी जी, बात सुन लीजिए, जो मंशा की आप बात कर रही हैं, 19 अपराधी थे जिसके ऊपर 32 मर्डर केस था। वो राजनाथ सिंह जी के साथ पूरे देश की बात कीजिए तो 1448 लोग हैं जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैटेगरी में आते हैं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए जेल चले गए। आप कहती है कि आपकी पार्टी बहुत साफ है, उसकी नीयत बहुत साफ है। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा है। जिस मुख और मुखौटे की बात गोविंदाचार्य ने की थी और वो किताब में लिखा था कि कोई मुख है कोई मुखौटा है, वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पे आ जाए नदीम जी तो फायदा है। चलिए नदीम जी और पिंकी जी, हम आइए 10 साल पहले क्या हुआ आज के मुद्दे पर ही आ जाते हैं। पिंकी जी और नदीम जी, हम आज के मुद्दे पर ही आ जाते हैं। आइए अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे कुछ एक वरिष्ठ नेता हैं जो कि अब खतरे में, जिनका राजनीतिक भविष्य लगभग अंधकार में है, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका राजनीतिक भविष्य डावाडोल स्थिति में है। संसद में कुछ 162 दागी सांसद हैं और इनमें से 76 सांसद ऐसे हैं जो कि अगर दोषी पाए गए तो उन्हें जिन धाराओं के तहत दोषी पाया जाएगा उसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। और अगर हम
तमाम राज्यों की बात करें तो 1450 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 30% ऐसे हैं जिन्हें अगर दोषी करार दिया जाए तो 5 साल से ज्यादा की सजा उन्हें मिल सकती है। यानी कि आप खुद ही सोच लीजिए कि 76 सांसदों का दोबारा संसद में आना कम से कम तय हो जाएगा।